Hello, my dear students, and welcome to this session. My name is Anup Vashist, and you are on Akash Byju's NEET YouTube channel. आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ होती है, उसे कैसे मास्टर किया जाए, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरीके से डील कर सकते हैं. तो चलिए बेटा, आज मैं आपको ऐसे मंत्र बताता हूं, सिर्फ 4 लाइनें, जिनको अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. तो चलिए देखते हैं 4 मंत्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के. इससे पहले कि हम समझें इसे, जरा एक कुछ छोटी छोटी चीजें और समझ लेते हैं. दैट इज, हमारे पास है 14 डेज का फ्री ट्रायल. आकाश बायजूस की आपका 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है, जिसको आप यूज कर सकते हो और इससे आप ये जान सकते हो कि आपके लिए ट्रायल किस लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आकाश बायजूस की जो ऐप है वो आपको किस तरीके से हेल्प करने वाली है. Here we have the Anthe. Anthe एक टेस्ट है जिसके अंदर आप इसको अगर क्लियर करते हो तो आपको फुली पेड ट्रिप मिल सकती है टू नासा और साथ ही साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस भी हैं. एंड देन वी हैव द एंटायर नीट टीम. मैं हूं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए मिस्टर अनूप वशिष्ठ. पुष्पेंदु सर हैं जूलॉजी के लिए, पंखुड़ी मैम है बॉटनी के लिए, आकाश सर हैं फिजिक्स के लिए और सचिन सर हैं जूलॉजी के लिए. हम सारे मिलकर चला रहे हैं 4 सीरीज, जिसमें हमारे पास एक मिशन एमबीबीएस है, फिर केमिस्ट्री का सुपर 30 है, फिर बायो की रणनीति है और फिजिक्स की रणनीति है. ये चलता है मंडे टू सैटरडे 12 PM टू 8 PM. स्मार्ट प्लेलिस्ट का फीचर हमारे पास है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारे के सारे यूट्यूब के सेशंस मिल जाते हैं, एनोटेटेड सेशन नोट्स मिल जाते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाते हैं. सिर्फ एक स्मार्ट प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना है. जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. साथ ही साथ स्टूडेंट सर्वे चल रहा है, जिसके अंदर आप अपने ओपिनियंस हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम इन सेशंस को आपके लिए और भी अच्छा बेहतर बना दें. आकाश बायजूस की हमारी ये ऐप है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है नीट आकाश डिजिटल, जहां पर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक्स मिल जाते हैं, सारे नोट्स मिल जाते हैं. कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सा टेलीग्राम चैनल है जहां पे नोट्स मिलते हैं, तो बेटा ये वाला है टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सारे के सारे नोट्स और सेशन की जानकारी मिल जाती है. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट so that we can make the sessions even more engaging and nice. तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मंत्रों की, कुछ लाइनों की. अब ये लाइनें, अब आप कहोगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप कुछ ऐसी लाइनें बता दोगे जो कि हम समझ ही नहीं पाएंगे. तभी आप कहोगे बेटा 4 लाइनें ही तो थी, तुम कर नहीं पाए. लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा. मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आपने कभी यूज नहीं की. जैसे कि मैं यहां पे एक बहुत ही सिंपल लाइन लिख के दे रहा हूं. जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट while like charges repel. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आप कहोगे सर ये तो हम 7th क्लास से जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये लाइन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने में कैसे हेल्प कर रही है? तो बेटा एक बात समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अक्सर बात करते हो न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल की, रेडिकल्स की. आप ये बात करते हो भैया ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, रेडिकल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा. तो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है, समझो इस बात को. न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो हम उनको एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. अब नेगेटिव कहां अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो आपको देखना है कि इस मॉलिक्यूल में जो भी आपके पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है. प्लीज अंडरस्टैंड, पॉजिटिव चार्ज जहां पर सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली वहीं अटैक करेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कार्बन के पास है, हाइड्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, किस एटम के पास है. जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा. इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की बात करो. इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं और अगर पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं देन इन दैट केस वो हमेशा वहां पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है. मतलब कि
पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जहां पर होगा इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर, एंड दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर आप नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देंगे। अब बात आ जाती है कि रेडिकल कहां पे अटैक करेगा। अब रेडिकल खुद अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से रेडिकल को फर्क नहीं पड़ता। रेडिकल न्यूट्रल है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है, क्या उसका कोई डायरेक्शन हम जस्ट जज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। रेडिकल पहली बात तो वहां पर अटैक करता है जहां पे अप्रोच सबसे ज्यादा आसान होती है। जो भी एटम, जो भी पार्टिकल सबसे आउटसाइड पर है, जहां पर अप्रोच करना सबसे ज्यादा आसान है, रेडिकल वहां पर अटैक करता है। दूसरी चीज, रेडिकल कहां पर अटैक करता है? दूसरी चीज यह है कि जब रेडिकल अटैक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई बॉन्ड टूटे। अगर अलग अलग जगह पे अटैक करने पर अलग अलग बॉन्ड टूटते हैं, तो जिस जगह पर बॉन्ड तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगती है, रेडिकल वहां पर अटैक करता है। अगर मान लीजिए दो पोजीशन ऐसी हैं जहां पर अप्रोच करना इजी है, सेम अमाउंट में इजी है, और दोनों पर अटैक करने पर सेम बॉन्ड टूटता है, देन इन दैट केस फिर तीसरा फैक्टर हो जाता है कि भैया रेडिकल जब अटैक करेगा तो कोई ना कोई बॉन्ड भी तो बनेगा। नाउ बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, तो हम क्या देखते हैं, कहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है। तो यहां पर ये हमारे पास तीन फैक्टर हो जाते हैं। इन तीन फैक्टर को डिसाइड करने पर हमें पता चल जाता है रेडिकल कहां पर अटैक करने वाला है। ठीक है, तो ये अटैक हमें रेडिकल का भी पता चल जाता है। फिर अब हम बात करते हैं एक दूसरे फैक्टर की। अब जैसे कि हम यहां पर अगर मान लीजिए बात करते हैं एक कंपाउंड की, एक छोटे से एग्जाम्पल की, तो हमारे पास अगर ये एक एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल है, अगर हम इस एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन के ऊपर हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं अटैक ऑफ H प्लस की, अब H प्लस अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं Cn माइनस की, तो Cn माइनस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या अब ये सोचने की जरूरत है कि कौन कहां पे अटैक करेगा? क्वाइट वेरी 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 ऑब्वियसली हम यहां पर कह सकते हैं कि H प्लस इज गोइंग टू अटैक ऑन ऑक्सीजन और Cn माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन। अब देखो ये एरोज की एक बात मैं आपको बता देता हूं, एरोज जिसे हम कर्व्ड एरोज बोलते हैं, ऑलवेज गिव द direction of movement of electron pair। हाफ एरोज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बताते हैं, लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, कर्व्ड एरोज इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताते हैं। और इसी वजह से मैंने ऑक्सीजन से H प्लस की तरफ अटैक करवाया है और Cn माइनस से कार्बन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ। कह रहा हूं मैं H प्लस अटैक कर रहा है, लेकिन एरो मैंने ऑक्सीजन से H प्लस की तरफ बनाया है, टेलिंग द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात की। अब अगर हम यहां पे मीथेन की बात करें, तो यहां पे अगर मीथेन के ऊपर हम Cl रेडिकल के अटैक की बात करते हैं, तो मीथेन के ऊपर Cl रेडिकल कहां अटैक कर सकता है? देखो हमारे पास दो पोजीशन है, हाइड्रोजन और कार्बन, और Cl रेडिकल के अटैक की बात करूं तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, कार्बन हमारे पास 1 है, और हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, कार्बन अंदर की तरफ है, तो अप्रोच तो हाइड्रोजन पर इजी हो गया ना। अब जब क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन में से किसी पर भी अटैक करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों केस में बॉन्ड सेम टूट रहा है, तो इसलिए सेकेंड पॉइंट तो इनवैलिड हो गया, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब आती है बात कि बॉन्ड बनने में एनर्जी कहां पे रिलीज होगी, तो H और Cl का बॉन्ड कार्बन और Cl के बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, तो हाइड्रोजन पर अटैक करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस वजह से जब भी हम फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं, हैलोजन हमेशा हाइड्रोजन पर ही अटैक करता है, कार्बन पर नहीं। 3 पॉइंट है, 2 हाइड्रोजन को फेवर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने समझा कि अटैक किसी ग्रुप का कहां पर होता है, तो ये हमने समझ लिया ग्रुप का अटैक कहां होता है। बात करते हैं यहां पर दूसरी लाइन की।
चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसे मास के कंजर्वेशन का हमारे पास लॉ है, एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है, बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज के कंजर्वेशन का भी लॉ है। एक बार को शायद मास कंजर्व ना हो, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल ने किसी मॉलिक्यूल पर अटैक किया, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल खुद अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्लीज अंडरस्टैंड जब मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो उस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और मजेदार बात यह है कि जिस एटम के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है उस पर पॉजिटिव नहीं आएगा, उसके साथ वाले एटम पर आएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल जब किसी न्यूट्रल स्टेबल स्पीशी पर अटैक करता है तो वो कभी भी उस एटम पर चार्ज नहीं देता जिस पर अटैक करे, वो हमेशा उसके साथ वाले एटम पर चार्ज दे देता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव चार्ज देगा, तो ये एक नया न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर देगा। रेडिकल जब अटैक करता है तो वो भी अपने उस एटम के जिसके ऊपर उसने अटैक किया उसके साथ वाले एटम को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल क्रिएट्स अनदर न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट्स अनदर इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑफ अ रेडिकल क्रिएट्स अनदर रेडिकल ऑन द एटम एडजेसेंट टू द वन दे अटैक। जैसे कि हम यहां पर कह सकते हैं हमारे पास ये है जैसे कि ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन पे अगर आप H प्लस का अटैक करवा देते हो, देन इन दैट केस ये जो अटैक है H प्लस का, ये इस पर अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। अब अगर ये H प्लस इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे वाले कार्बन पे आएगा। कई बार आप बात करते हो ना कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कहां अटैक करने पे कार्बोकैटायन बनेगा कहां, तो उसी हिसाब से हम हाइड्रोजन का अटैक करवा देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है और हम इसके ऊपर Cn माइनस का अटैक करते हैं, Cn माइनस का अटैक कार्बन पे होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होता है एंड वी आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो ये Cn यहां पर आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम एक रेडिकल की बात करते हैं, जैसे कि ये डबल बॉन्ड हमारे पास ये है और हम इसके ऊपर Br रेडिकल के अटैक की बात करें तो Br रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होता है एंड वी आर गोइंग टू गेट C, ये C यहां पे अगर Br अटैच हो गया तो रेडिकल उसके साथ वाले कार्बन पर क्रिएट हो जाता है, एडजेसेंट एटम। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो ये हमारे पास आ जाती है दूसरी लाइन। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की। तीसरी लाइन भी हमारे पास बहुत सिंपल है। द रिएक्शन विच इनिशिएट्स द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ईदर एंड्स विद द इजेक्शन ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात का ख्याल कीजिएगा, हमारे पास कोई भी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो चार्ज्ड नहीं हो सकता। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा न्यूट्रल होगा। इंटरमीडिएट हो सकता है कहीं ना कहीं चार्ज हो जाए, हमारे पास कार्बोकैटायन हो सकता है, हमारे पास कार्बो एनायन हो सकता है, हमारे पास रेडिकल हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमेशा न्यूट्रल होगा ना। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हमने कोई रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक से स्टार्ट किया है तो या तो उसे एंड करने के लिए हमें इसमें से न्यूक्लियोफाइल निकालना पड़ेगा, दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी एन एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से इनिशिएट होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोफाइल के रिलीज से एंड होते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से एंड होते हैं। चार्ज मेंटेन रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। जहां तक रेडिकल का सवाल है तो रेडिकल में तो खास बात यह है कि रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करेगा, या तो रेडिकल ही निकलेगा या रेडिकल ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है ना। तो इसलिए ये तीसरी बात है। तो रिएक्शन एंड हमेशा न्यूक्लियोफाइल का स्टार्टेड रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से खत्म होगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत इजी, और शायद स्टूडेंट ये कहते हैं कि इस स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमें याद ही है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है ओजोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर, या फिर कई बार जब हम कंपाउंड बना रहे होते हैं, जब नेमिंग कर रहे होते हैं या स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, या फिर जब रिएक्शन की भी बात कर रहे होते हैं, तो लोग इस छोटी सी बात को भूल जाते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कभी भी
नेवर एवर एक्सीड्स द ऑक्टेट। और साथ ही साथ कार्बन के जितने भी स्टेबल कंपाउंड हैं उन सब में ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। नाइट्रोजन में हो सकता है ऑक्टेट एक्सीड ना हो, लेकिन कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए। ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, बोरॉन में रह जाता है, और फ्लोरीन और कार्बन ये दो एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट हर स्टेबल कंपाउंड में हमेशा कंप्लीट होता ही है। तो ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो आप कभी भी वैलेंसी में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और कभी भी ऐसी जगह पे कोई ग्रुप ऐड नहीं करेंगे जहां पर उसे नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने 4 लाइनें बताई हैं आपको, ये 4 लाइनें बहुत ही बेसिक लाइन है। इन 4 लाइनों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, और जब भी कोई रिएक्शन करें तो इन 4 लाइनों को याद से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर इन लाइनों को आप अप्लाई करते हो तो मेजॉरिटी मैकेनिज्म में गलती नहीं करोगे, क्योंकि सारे के सारे मैकेनिज्म इसी बात पर बेस्ड होते हैं। ये बातें यूज करते चले जाओ, कभी गलती नहीं होगी, और जो तुम्हारे लिए सबसे टफ पार्ट है वो सबसे इजी बन जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। बस 4 लाइनें थी, बहुत इंपॉर्टेंट 4 लाइनें थी, एंड यू हैव टू डू इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।